अच्छा, तो हमने ना हमने जब पॉइंटर्स पढ़े थे, हमने उसके बाद उसकी बात की थी डायनामिक मेमोरी की, कि हम ना पॉइंटर्स के थ्रू एक डायनामिक मेमोरी हीप पे एलोकेट कर देते हैं उसको प्रोग्राम में, और उसके बाद हमने उसको डिलीट भी करना होता है। ठीक है, हमारी जिम्मेदारी होती है उसको डिलीट भी करें। तो वो न्यू का जो कीवर्ड करके, हम न्यू का कीवर्ड यूज करके मेमोरी क्रिएट करते हैं, उसको हम डिलीट भी करते हैं। लेकिन अब हमारे पास जब हम सी प्लस प्लस जब हम ऊप करते हैं, जब हम क्लास बनाते हैं, तो क्लास में हम डायनेमिक मेमोरी यूज कर सकते हैं। ठीक है, डायनेमिक मेमोरी से हम वेरिएबल्स क्रिएट कर लें। उसके बाद हमें हमें ये नहीं पता कि जो यूजर है वो डायनेमिक मेमोरी खुद से डिलीट करेगा भी या नहीं करेगा। तो उसके लिए हम ना जिस तरह कंस्ट्रक्टर होता है ना, वो कंस्ट्रक्टर खुद ही कॉल होता है। ठीक है, जैसे क्लास में आप ऑब्जेक्ट बनाते हो मेन में। ठीक है, इसी तरह एक डिस्ट्रक्टर होता है। ठीक है, एक कंस्ट्रक्टर होता है, एक डिस्ट्रक्टर होता है, उसका ऑपोजिट। ठीक है, डिस्ट्रक्टर तब कॉल होता है जब एक ऑब्जेक्ट का स्कोप खत्म हो जाए, एक ऑब्जेक्ट का यूज खत्म हो जाए। ठीक है, जब प्रोग्राम आपका एंड हो जाए, सही है। तो वो जो डिस्ट्रक्टर कॉल होगा वो एक फंक्शन होगा बेसिकली। उस फंक्शन में हम कुछ भी लिख सकते हैं, और वो फंक्शन तब कॉल होगा जब हमारा ऑब्जेक्ट का स्कोप खत्म हो जाएगा, उसका यूज खत्म हो जाएगा। यानी कि जब उसका जहाँ पे अपना ऑब्जेक्ट का एक स्कोप होता है। ठीक है, जो मेन में जब ऑब्जेक्ट जो बनेगा, वो जब मेन के रिटर्न जीरो पे पहुंचेगा, यानी कि मेन पे एंड पे पहुंचेगा, तो वो सारे ऑब्जेक्ट्स के डिस्ट्रक्टर को कॉल कर देगा। ठीक है, तो डिस्ट्रक्टर ऐसा ऑब्जेक्ट ऐसा फंक्शन होता है जिसके अंदर हम क्लीन अप करते हैं। क्लीन अप मतलब कि जितनी भी मेमोरी हमने बनाई होती है उसको हम डिलीट करते हैं, सही है। तो मेन काम इसमें बस ये होता है, हम सारी मेमोरी को डिलीट करते हैं, सही है। इसमें वो हम कैसे करते हैं वो हम आज देख लेंगे। उसके बाद इसमें एग्जांपल दी हुई है और कोड हमारा यहीं पे है, सही। अच्छा, तो आपको टर्मिनल नज़र आ रहा है इस पे? जो ऑनलाइन कंपाइलर जो मैंने खोला हुआ है, ये आपको नज़र आ रहा है? इसमें हम कोड लिखेंगे अभी, सही। और बेसिकली जो कोड होगा वो होगा कि हमने एक ऐसा ऐसा कोड लिखना है जो कि बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा होगा एक एम्प्लॉय सिस्टम को। यानी कि इसमें हमने एम्प्लॉयज़ का डेटा लिखना है, रखना है, और उस एम्प्लॉयज़ के डेटा को हमने मैनेज करना है। ठीक है, तो एक हमारे उस कंपनी जिसमें मल्टीपल एम्प्लॉयज़ हैं, और उन एम्प्लॉयज़ का हमने डेटा मैनेज करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम एक कोड लिख लेते हैं, और जिसमें हमारे सारे जो सी प्लस प्लस के जो क्लास है कॉन्सेप्ट है वो कवर हो जाए। तो हम पहले एक क्लास बना लेते हैं। क्लास, एक मिनट, इसको मैं सही कर लूँ पहले। अच्छा, तो हम क्लास बना लेते हैं एम्प्लॉय के नाम से। उस क्लास में हम रखेंगे प्राइवेट रखेंगे डेटा को। जो हमारे डेटा मेंबर्स हैं उनको हम प्राइवेट रख लेते हैं, और उसके बाद हम डेटा मेंबर्स रख लेते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग यूज कर लेते हैं, एक मिनट, स्ट्रिंग में ऐड कर लूँ पहले। अच्छा, तो स्ट्रिंग हम पहले यूज करते हैं, नेम यूज कर लेते हैं। उसके बाद उसकी इंट आईडी बना लेते हैं, और एक आईडी हो गई, एक नेम हो गया उसका, एक स्ट्रिंग में हम डेजिग्नेशन रख लेते हैं उसके, और एक हम फ्लोट में सैलरी रख लेते हैं। ठीक है, ये डेटा मेंबर्स है जो कि एक एम्प्लॉय को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, एक एम्प्लॉय का हमारे पास नेम होगा, आईडी होगी, डेजिग्नेशन और सैलरी होगी। ठीक है, तो अब हमें डिफरेंट वो बनाने पड़ेंगे, फंक्शन बनाने पड़ेंगे जो इस डेटा को हैंडल कर सकें। ठीक है, तो पहले हमारे जहन में ये ख्याल आता है कि पहले तो हमें वैल्यूज असाइन करने का एक फंक्शन बनाना पड़ेगा जो कि वैल्यू असाइन करे। नहीं, ये जरूरी नहीं होता, हम पब्लिक भी कर सकते हैं सबको। लेकिन अगर आप ना इसमें मैं इसको भी पब्लिक कर दूं तो तब भी हमारा कोड सही चलेगा। ठीक है, कोई मसला नहीं होगा। लेकिन मसला ये होगा कि आप ना यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट बनाते हो, अगर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाता हूँ एम्प्लॉय का ओबीजे के नाम से। ठीक है, अब अगर मैं ओबीजे डॉट नेम करता हूँ ना, तो मेरे पास नेम जो है ना वो एक्सेसिबल होगा, सही है। सी आउट ओबीजे डॉट नेम, मैं अगर ये करूंगा तो मेरे पास नेम जो है ना वो प्रिंट हो जाएगा, सही है। क्योंकि नेम जो है हमारे पास पब्लिक में है, सही है। पब्लिक की जो भी चीज पब्लिक के अंदर होती है वो मेन से हमारे पास एक्सेस हो सकती है ऑब्जेक्ट नेम डॉट लगा के। ठीक है, लेकिन हम ये काम करना नहीं चाहते, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई भी डेटा जो है ना वो यूजर डायरेक्टली एक्सेस कर सके। वो सब हमारे फंक्शन के थ्रू जाएगा तब वो एक्सेस करेगा। तो हम क्या करते हैं, डेटा को यूजली हम प्राइवेट कर देते हैं, और हम फंक्शंस को पब्लिक करते हैं। अगर आप फंक्शंस को भी प्राइवेट कर दोगे ना, तो फंक्शंस भी आप एक्सेस नहीं कर सकोगे मेन से, तो आपकी जो क्लास है वो किसी काम की नहीं रहेगी, सही है। तो
हम जो है ना फंक्शंस को पब्लिक करते हैं और डेटा को हम प्राइवेट करते हैं, ठीक है। और फंक्शंस के थ्रू हम डेटा को एक्सेस देते हैं यूजर को, ठीक है, कि वो डेटा को मैनिपुलेट कर सके फंक्शन के थ्रू। तो उससे फायदा ये होता है कि जो फंक्शन हमने बनाए होते हैं वही यूजर यूज कर सकता है, और जिस तरह हमने यूजर को हम अलाउ करते हैं डेटा को यूज करना, वो उसी तरह यूज कर सकता है। उसके अलावा वो डेटा को चेंज नहीं कर सकता, ना उसको अपने अपने मुताबिक वो डेटा को यूज नहीं कर सकता, ठीक है। जब जो चीज़ हम अलाउ करेंगे यूजर वही कर सकेगा, ठीक है, क्योंकि जो हमने फंक्शन बनाए होंगे वो यूजर उन्हीं को यूज करेगा, और फंक्शन हमारे कंट्रोल में है कि हम फंक्शन को कैसा बनाते हैं, ठीक है। तो हम पहला फंक्शन बना देते हैं जो कि हमारी वैल्यू सेट करेगा। हम कहते हैं वॉइड सेट डेटा, और ये डेटा सेट कर देगा हमें। डेटा हम सेट ऐसा करेंगे कि हम यूजर से इनपुट ले लेंगे, ठीक है। हम कहते हैं कि इंटर नेम सीन, सीन हो गया नेम में से, सी आउट आईडी, और सीन कर लेंगे आईडी में, सी आउट डेजिग्नेशन। उसके बाद सी आउट सेल। हाँ दोबारा भी कर लेंगे। अच्छा सही, मैं अभी आपको कर देता हूँ। मैं एक मिनट बस को ये फंक्शन बना लो, उसके बाद आपको एक्सप्लेन कर देते हैं शुरू से। सेम सेवन। अच्छा तो हमने लास्ट में क्लास पढ़ी थी, तो क्लास का हमने देखा था कि क्लास कैसे बनाते हैं, उसका सिंटेक्स क्या होता है। तो हमने बेसिकली हमने जो हम आज कोड कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं कि एम्प्लॉय का सिस्टम बना रहे हैं, जिसमें एम्प्लॉयज़ का जो है डेटा मैनेज करना है, कि मल्टीपल एम्प्लॉयज़ एक कंपनी में काम कर रहे हैं और उनका डेटा हमने कैसे मैनेज करना है, तो उसके हम रिप्रेजेंट करेंगे ऊप के थ्रू, सही है। तो हमने एक क्लास बना ली एम्प्लॉय के नाम से, और एम्प्लॉय का जो डेटा हम रख रहे हैं वो रख रहे हैं नेम, आईडी और डेजिग्नेशन और सैलरी, सही है। और डेटा हम प्राइवेट रख रहे हैं, ताकि प्राइवेट डेटा हम तब रखते हैं जब कोई यूजर उसको मेन से एक्सेस ना कर सके, सही है। और हम पब्लिक तब रखते हैं जब यूजर मेन से एक्सेस कर सके। तो फंक्शन हम चाहते हैं कि यूजर से फंक्शन हमारे एक्सेस कर सके, तो इसलिए हमने जो है ना हमने जो है इसलिए यहाँ पे फंक्शंस को पब्लिक किया, और जो हम फंक्शंस बनाएंगे उनके थ्रू हम उसको डेटा को यूजर को हम अलाउ करेंगे कि वो डेटा को एक्सेस कर सके और डेटा को चेंज कर सके अपने हमारे बनाए हुए फंक्शंस के थ्रू, सही है। तो हमने जो पहला फंक्शन बनाया है वो हम बना रहे हैं सेट डेटा का, यानी कि यूजर को हम यूजर से इनपुट लेंगे, और जो भी वेरिएबल हमने बनाए हैं यहाँ पे डेटा मेंबर्स हैं उनको हम सेट कर देंगे, ठीक है। अच्छा लास्ट में हमने बात की थी स्टैटिक डेटा मेंबर की। स्टैटिक डेटा मेंबर हम यूज कर रहे थे काउंट रखने के लिए। तो जो हम गलती कर रहे थे वो हम गलती ये कर रहे थे कि हम उसको प्राइवेट कर रहे थे, वो प्राइवेट नहीं हो सकता, ठीक है। स्टैटिक हमेशा पब्लिक होगा, तो हमने यहाँ पे स्टैटिक इन काउंट रख लेते हैं, और जो स्टैटिक होगा ना वो हमेशा वो होगा पब्लिक होगा, ठीक है, प्राइवेट नहीं हो सकता। ये हम गलती कर रहे हैं लास्ट टाइम, ठीक है। तो अच्छा फिलहाल स्टैटिक को छोड़ दो, फिलहाल इस पे फोकस करो। और हमने सेट डेटा का फंक्शन बना लिया, और एक अभी हमने जब डेटा इनपुट यूजर से ले लिया, तो हमें एक एक हमें बनाना पड़ेगा फंक्शन जिससे डेटा हम प्रिंट भी करें, क्योंकि यूजर डायरेक्ट खुद तो प्रिंट नहीं कर सकता, तो हमें खुद प्रिंट करना पड़ेगा। तो हम कहते हैं वॉइड प्रिंट, और यहाँ पे हम सी आउट कर देते हैं नेम को। उसके बाद सबको सी आउट, सारी वैल्यू सी आउट करनी पड़ेंगी, तो मैं इसमें कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। डेजिग्नेशन, सैलरी और आईडी। तो ये हो गया नेम हो गया, और डेजिग्नेशन, सैलरी और आईडी, ठीक है। तो ये हमारा प्रिंट का फंक्शन बन गया। ये हमने दो बेसिस से फंक्शन बनाया। अभी इनको रन करके हम देखते हैं कि ये फंक्शन हमारे से काम भी कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे, कोई मसला तो नहीं है इसमें। तो हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, इसमें मैं कॉल कर लेता हूँ सेट डेटा का फंक्शन, ठीक है। ऑब्जेक्ट डॉट सेट डेटा, सेट डेटा फंक्शन कॉल किया जो कि डेटा सेट करेगा, उसके बाद हमने कह दिया प्रिंट कर लेते हैं। ये हम सिर्फ टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अभी हमने इसमें कोई इतना खास कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम नहीं लिखा, हम सिर्फ टेस्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि जो भी फंक्शन आप बनाओगे उसका साथ साथ टेस्ट करते जाओ। बाद में जो है ना जब सारे फंक्शन बना लेते हो ना, उसमें जो मोस्टली स्टूडेंट गलती करते हैं वो ये करते हैं कि पहले वो कोड लिख देते हैं, ठीक है, सारा कोड जितने 10 फंक्शन है ना अगर एक क्लास में, वो 10 के 10 फंक्शन बना लेते हैं, और उसके बाद जो है ना वो
प्रोग्राम रन करते हैं, ठीक है, जो कि गलत तरीका होता है। आपको ना हर एक फंक्शन बनाने के बाद टेस्ट करना चाहिए, ठीक है। जैसे हमने दो फंक्शन बनाए, हम इसको टेस्ट करेंगे, जब हमारे ये दो फंक्शन सही चल रहे होंगे तब हम दूसरा फंक्शन लिखेंगे, ठीक है। तो अभी हम कर लेते हैं, इसमें डेटा लिख लेता हूँ, वाद लिख लेता हूँ नेम में, और आईडी में मैं 1 2 3 लिख लेता हूँ, और डेजिग्नेशन में कुछ भी लिख लेते हैं, ऑपरेटर लिख लेता हूँ डेजिग्नेशन में, और सैलरी में मैं लिख लेता हूँ 200, ठीक है। तो अभी अगर हम लोग इसमें देखें तो ये हमारा जो प्रिंट का फंक्शन है ये बिल्कुल सही चल रहा है, ठीक है। नेम भी सही प्रिंट हो रहा है, डेजिग्नेशन और सैलरी भी, आईडी भी सही प्रिंट हो रही है, लेकिन प्रिंट होने में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, ठीक है। हमें पता नहीं चल रहा कि हमने प्रिंट किया है या फिर ये कहीं और से डेटा आ गया, सही है। तो हम इसको यूं करेंगे, स्पेसिफिक बनाने के लिए हम यहाँ पे लिख देंगे सी आउट, थोड़ा सा लुक अच्छी करने के लिए बेसिकली, ठीक है। हम कह देंगे एम्प्लॉय डेटा, सही है, ताकि अब ये थोड़ा सा अलग दिखेगा। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो अब ये थोड़ा सा मुझे अच्छा उसकी आउटलुक देगा, ठीक है। 1 2 3 मैंने ऐसी रैंडम डेटा डाल दिया, ठीक है। अब आप देखो तो इससे थोड़ा सा अब बेहतर लग रहा है पढ़ने में, कि आपको एम्प्लॉय डेटा अलग से नजर आ रहा है, ठीक है, जो कि आपने प्रिंट करवाया है ऐसे। तो इससे हम एक और काम कर सकते हैं, हम कहते हैं कि यहाँ पे सेट डेटा में हम ये लिख देते हैं कि इसको, इसी को यूज कर लेते हैं, और यहाँ पे हम हेडिंग दे देते हैं कि इंटर एम्प्लॉय डेटा। अब हमारा कोड थोड़ा और साफ नजर आ रहा होगा हमें जब हम इंटर करेंगे कुछ भी। तो अब आप देखो तो हमारा कोड ज्यादा साफ हो गया, हमें पता चल गया एक हेडिंग में कि ना ये एम्प्लॉय डेटा यहाँ पे इंटर हो रहा है, यहाँ पे एम्प्लॉय डेटा प्रिंट हो रहा है, सही है। तो ये आपके आउटपुट को अच्छा बेहतर बनाने के लिए आपको अच्छा करना चाहिए, ताकि यूजर जो भी यूज कर रहा है उसको कंफर्टेबली सारा डेटा पता चले और सब कुछ वो आसानी से यूज कर सके। तो सेट डेटा और प्रिंट डेटा हमारा सही काम कर रहा है। तो अभी अगर हम लोग एक और काम ये करते हैं कि हम सेट डेटा कॉल नहीं करते, हम डायरेक्ट प्रिंट डेटा कॉल कर लेते हैं, ठीक है। प्रिंट का फंक्शन कॉल कर लेते हैं, सेट का फंक्शन कॉल नहीं करते। तो अब हमारे पास क्या हो रहा है, मसला क्या आ रहा है, नेम में कुछ प्रिंट नहीं हो रहा, खाली है, क्योंकि नेम तो हमने एंटर किया हुआ नहीं है ना, डेजिग्नेशन में भी कुछ नहीं है, खाली है। सैलरी आप देखो कि रैंडम वैल्यू आ गई, ये वैल्यू तो हमने एंटर तो की नहीं है, सही है, वैल्यूज हमने कोई एंटर नहीं की। तो डायरेक्ट प्रिंट करने में रैंडम वैल्यू क्यों आ रही है और आईडी 0 क्यों आ रही है, सही है। तो मसला कुछ है, सही है। कि मसला क्या है, क्योंकि वैल्यू असाइन नहीं हुई हुई, तो इसलिए हम यूज करते हैं कंस्ट्रक्टर। हमने लास्ट में भी बात की थी कि कंस्ट्रक्टर हम यूज करेंगे ये मसला हल करने के लिए, कि रैंडम वैल्यूज ना शो हो जाए, सही है। अगर यूज असाइन वैल्यू असाइन नहीं हुई तो रैंडम वैल्यू ना शो हो जाए, तो हम क्या करते हैं, पहले से वैल्यूज असाइन कर देते हैं, ठीक है। पहले से हम क्या वैल्यू असाइन करेंगे वो हम देख लेते हैं। पहले हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं और हम कहते हैं कि नेम और डेजिग्नेशन तो वैल्यू ही खाली था, तो उसको हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। हम आईडी में हम 0 रखवा देते हैं, कि आईडी में -1 रखवा देते हैं, ठीक है। और हम सैलरी में 0 रखवा देते हैं। आईडी में -1 इसलिए रखवाया क्योंकि हमें पता है कि आईडी जब -1 होगी तो -1 किसी की आईडी नहीं होगी, सही है। और आईडी आप 0 रखवा दो, -1 रखवा दो, आपकी मर्जी, ठीक है। -1 मैंने इसलिए रखवाया क्योंकि -1 आईडी हम किसी की रखेंगे नहीं, तो -1 हमें ये शो करेगा कि आईडी अभी असाइन नहीं हुई है, सही है। और सैलरी हमने ऑलरेडी 0 करवा दी। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो अभी हमारे पास जो प्रिंट होगा हमें पता चल जाएगा कि इसका डेटा असाइन नहीं हुआ हुआ, क्योंकि आईडी -1 है और सैलरी 0 है, नेम और डेजिग्नेशन में कुछ भी नहीं है। इसका मतलब है कि इस एम्प्लॉय का डेटा असाइन नहीं हुआ अभी, और डायरेक्टली यूजर ने फंक्शन कॉल कर लिया उसका, क्या कहते हैं, प्रिंट का फंक्शन कॉल कर लिया। अब अगर आप देखो, हमें एक बात पता चल रही है कि जब भी आईडी -1 होगी ना, क्यों, तो अगर आईडी -1 है इसका मतलब है कि डेटा अभी इनिशियलाइज नहीं हुआ हुआ, ठीक है, सेट डेटा का फंक्शन कॉल नहीं हुआ। तो हम ये काम यहाँ पे कर सकते हैं, हम यहाँ पे कंडीशन लगा दें, इफ आईडी नॉट इक्वल टू -1 देन प्रिंट एल्स सी आउट डेटा डज नॉट एग्जिस्ट। मैं इसको रन कर लेता हूँ, फिर आपको मैं बताता हूँ कि हमने ये क्यों किया। अब आप देखो, उसने मुझे डायरेक्ट बता दिया कि डेटा एग्जिस्ट नहीं करता, सही है। मैंने ये कोड लिखा था, ये एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट के मैं प्रिंट फंक्शन कॉल कर लिया, उसने मुझे डायरेक्ट बोल दिया डेटा एग्जिस्ट नहीं करता, सही है, क्योंकि डेटा है नहीं तो इसलिए एग्जिस्ट नहीं करता। इसने ऐसा क्यों बोला मुझे, ऐसा इसलिए बोला क्योंकि अगर हम देखें अब तक कोड, तो हमने कोड में लिखा प्रिंट, अगर आईडी -1 नहीं है तो तब वो जो है ना डेटा प्रिंट करेगा, वरना वो कह देगा कि आपका डेटा एग्जिस्ट नहीं करता अगर आईडी -1 है, क्योंकि हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में -1 आईडी असाइन की हुई है, सही है।
ID-1 ओवरराइट तभी होगी जब सेट डेटा का फंक्शन कॉल होगा। अगर सेट डेटा फंक्शन कॉल नहीं होता तो ID-1 ही रहेगी, और इस वजह से जो है ना हमारे पास प्रिंट फंक्शन में जो कंडीशन लगाई है वो फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। वो ट्रू हो जाएगी जब ID-1 होगी, और जिससे ट्रू होने की वजह से डेटा डॉट एग्जिस्ट हमारा वो प्रिंट हो जाएगा। अगर हमारे पास अगर हम सेट का फंक्शन कॉल करते हैं पहले और फिर हम इसको रन करते हैं, तो अब ये हमें ऐसा कुछ शो नहीं करेगा कि डेटा आपको एग्जिस्ट नहीं करता। मैं इसको डेटा डालता हूँ अपना, तो अब इसने मुझे डेटा सही जो है ना प्रिंट कर दिया, ठीक है। क्योंकि अब आईडी ओवरराइट होके 1 2 3 हो चुकी है। जब आईडी 1 2 3 हो चुकी है तो ये कंडीशन जो है ना ट्रू हो जाती है, और ट्रू होने की वजह से वो एम्प्लॉय का डेटा प्रिंट कर देता है। ये कंडीशन में बेसिकली इस पर्पज के लिए लगाई है कि जब जब एम्प्लॉय का डेटा ना हो, कोई भी इंटर ना हुआ हो, तो तब भी प्रिंट भी ना करे, बता देगा कि एम्प्लॉय का डेटा अभी अभी तक साइन किया हुआ ही नहीं है, ठीक है। ऐसा ना हो कि खाली जगह देने के बजाय ये बता दे। ऐसा ना हो कि यूजर समझे कि कोई प्रोग्राम में मसला है। तो इसलिए हम उसको साफ साफ बता देंगे आपने डेटा एंटर नहीं किया, इस वजह से आपकी जो है ना वो खाली शो होगा। तो आपको ये समझ आ गया अभी तक जितना भी हमने कोड लिखा है, इसमें कुछ समझ ना आया तो दोबारा हम उसको रिपीट कर लेते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, तो इससे जो है ना आपका कोड और साफ हो जाता है जितना भी। अच्छा, कोड में ना एक दफे एंड पे सेंड कर दूंगा, ठीक है, वरना कोड आपका काफी ज्यादा हो जाएगा और आपको समझ नहीं लगेगी कि पूरा कोड कौन सा है, सही। तो मैं आपको कोड एक दफा एंड पे सेंड कर दूंगा तो वो सही हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादा सही रहेगा। अच्छा, तो हमने सेट डेटा बना लिया, प्रिंट डेटा बना लिया। तो अब हम करते हैं कि अब हम एक और फंक्शन बनाते हैं जिसमें हम यूजर को कहेंगे कि वो डेटा अपडेट कर सकेगा, सही है। हम कहते हैं वॉइड अपडेट डेटा। और अपडेट डेटा में बेसिकली हम क्या करते हैं, दोबारा से डेटा जो है ना यूजर का हम ले लेते हैं, ठीक है। सारा डेटा हम दोबारा ले लेंगे, लेकिन आईडी हम दोबारा नहीं लेंगे क्योंकि आईडी चेंज नहीं कर सकता यूजर, बाकी यूजर सब कुछ चेंज कर सकता है, ठीक है। हम कहेंगे अपडेट। तो अपडेट का फंक्शन बनाना इतना मुश्किल नहीं है, बस सारा सेट डेटा का फंक्शन यूज है, और आईडी का हमने निकाल दिया आईडी चेंज करने का काम, क्योंकि आईडी हम हमारे कोड में हम ये कहते हैं कि आईडी एक दफा यूजर को असाइन हो जाए, वो हमेशा असाइन रहेगी, वो चेंज नहीं होगी कभी से। तो इस वजह से हमने आईडी को अपडेट करने वाला ऑप्शन हटा दिया हुआ है। बाकी हम सब इनपुट ले लेंगे यूजर से, तो वो डेटा ऑटोमेटिकली ओवरराइट हो जाएगा। अच्छा, तो ये तो हो गया अपडेट डेटा, लेकिन अभी हमारे पास जो मेन है ना, मेन इतना अच्छा नहीं है, सही है। मेन में हमने खुद ही फंक्शन कॉल कर रहे हैं, यूजर पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं हम, सही है। तो हम मेन को बेहतर बनाने के लिए हम क्या कहते हैं, मेन्यू ड्रिवन हम इसको बना लेते हैं, कि हम एक मेन्यू अपना क्रिएट करते हैं। एक हम फंक्शन बना लेते हैं यहाँ पे, या हम इस तरीके से कर लेते हैं। हम एक अपना मेन्यू बनाते हैं यहाँ पे, हम कहते हैं सी आउट मेन्यू। और उस मेन्यू में हम ना कह देते हैं कि सी आउट 1 डॉट इंटर डेटा। सी आउट, जो अभी हम कोड लिख रहे हैं ना, हम ये सपोज कर रहे हैं कि पूरी जो कंपनी में सिर्फ एक ही एम्प्लॉय काम कर रहा है, सही, और एक ही एम्प्लॉय के लिए हम डेटा एंटर कर रहे हैं। जब एक एम्प्लॉय के लिए हम प्रोग्राम बना लेंगे ना, तो उसके बाद हम उसको मल्टीपल एम्प्लॉयज के लिए इम्प्लीमेंट करेंगे, सही। तो एक एम्प्लॉय के लिए पहले बनाते हैं, वो आसान काम है। अपडेट डेटा, उसके बाद अपडेट डेटा है, और उसके बाद हम कह देते हैं कि 3 पे हम रख देते हैं कि प्रिंट डेटा, सही। और अब हमें इनपुट भी लेनी होगी, तो हम कह देते हैं एक हम ऑप्शन रख लेते हैं, ऑप्शन के नाम से वेरिएबल, जिससे हम ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा कि कौन सा यूजर डालना चाहता है। सी आउट एंटर योर डिजायर्ड ऑप्शन, सी इन कर लिया ऑप्शन। ये हमारा जो है ना मेन्यू बन गया है, ठीक है। अब इस मेन्यू को हम यूज करते हैं इफ कंडीशन लगा के। हम कहेंगे इफ ऑप्शन इक्वल इक्वल टू 1। अगर ऑप्शन इक्वल इक्वल टू 1 है, यानी कि पहला ऑप्शन यूजर सेलेक्ट करता है, तो हम कहेंगे ओबीजे। ये मैं ऊपर कर लेता हूँ इसको यहाँ पे। एम्प्लॉय के हमारे पास ऑब्जेक्ट है, हम ओबीजे डॉट सेट डेटा कॉल कर लेंगे। एल सिर्फ हम यूज करेंगे अगर यूजर ऑप्शन 2 सेलेक्ट कर लेता है, तो हम कह देते हैं कि ओबीजे डॉट अपडेट डेटा। वरना हम कह देंगे एल सिर्फ ऑप्शन
इक्वल टू 3 obj डॉट प्रिंट। अच्छा तो अच्छा, जो ये मेन्यू बनाई है और ये कंडीशंस लगाई हैं, इसकी समझ आ गई है? इसमें कोई कंफ्यूजन है? इसको हम, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, उसको हम क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, ठीक। अच्छा तो ये हमारी इफ कंडीशन हमने मेन्यू क्या कहते हैं कर दी। मेन्यू हमने बना दिया अपना। अब हम इस कोड को रन करते हैं और चेक करते हैं कि हमारा मेन्यू से काम भी कर रहा है नहीं कर रहा। तो मैं इंटर डेटा पे पहले क्लिक कर देता हूँ और डेटा मैं एंटर कर लेता हूँ उतना। लेकिन अब इसमें एक मसला नजर आ रहा है, वो ये है कि अगर हम कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं और उसमें डेटा एंटर करते हैं या अपडेट करते हैं, प्रिंट करते हैं, तो उसके बाद प्रोग्राम एंड हो जाता है। सही है। तो प्रोग्राम का जो फ्लो है वो खराब है थोड़ा। सही है, क्योंकि वो मेन्यू से डायरेक्ट फंक्शन कॉल करता है, फंक्शन कॉल करने के बाद डायरेक्ट वो एग्जिट हो रहा है। एग्जिट होना नहीं चाहिए ना इसको, हमें दोबारा ऑप्शन मेन्यू शो हो जाना चाहिए। तो दोबारा मेन्यू शो करने के लिए हम एक वाइल लूप यूज करेंगे जो कि बार बार मेन्यू शो करेगा हमें। नहीं, आप तीनों ऑप्शन इकट्ठे सेलेक्ट नहीं कर सकते, आपको अलग अलग तीनों ऑप्शन सेलेक्ट करने पड़ेंगे। है। तीनों ऑप्शन एक साथ नहीं होंगे, अलग अलग करने पड़ेंगे। लेकिन इस केस में एक ऑप्शन, कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करोगे तो वो जब ऑप्शन चल जाएगा तो उसके बाद आपका जो है ना प्रोग्राम एंड हो जाएगा। सही है। तो इसका हम सोल्यूशन निकालते हैं अभी कि प्रोग्राम एंड हो जाएगा तो इसका सोल्यूशन क्या है। नहीं, अगर कोई कोई एक ऑप्शन आप सेलेक्ट करोगे तो वो फंक्शन कॉल हो जाएगी। ठीक है। वो फंक्शन आपको, जैसे आप इंटर डेटा का 1 सेलेक्ट किया तो वो डेटा पहले इंटर होगा, फिर आप 2 सेलेक्ट करोगे, फिर अपडेट का ऑप्शन आएगा। तो लेकिन अभी ये प्रोग्राम एंड हो रहा है, तो उसके लिए हम इसका सोल्यूशन निकालते हैं कि पहले 1 हम सेलेक्ट करें, फिर 2 सेलेक्ट करें, फिर 3 सेलेक्ट करें। वो कैसे होगा वो हम अभी देखते हैं। सही है। तो इसमें हमें हमें एक वाइल लूप लगाना पड़ेगा जो कि बार बार चलेगा और वो बार बार मेन्यू शो करेगा। सही है। उसके बाद वो हमसे इनपुट लेगा। तो हम क्या करते हैं, एक वाइल लूप लगा देते हैं, वाइल ट्रू, और इसको हम चला देते हैं यहाँ तक। सही है। अब ये वाइल ट्रू का मतलब है कि इन्फिनिट लूप है, हमेशा ये चलता रहेगा। सही है। अगर मैं इसको रन करूं तो अब अगर मैं इसको डेटा एंटर करता हूँ, तो अब ये दोबारा से मुझे मेन्यू शो कर दी। सही है। तो अब मैं अगर इसको प्रिंट डेटा करता हूँ तो ये मुझे प्रिंट भी करके दे रहा है डेटा, और दोबारा मेन्यू भी शो कर रहा है। दोबारा मैं अपडेट करता हूँ तो डेटा मुझे अपडेट भी करने दे रहा है ये। और अगर मैं दोबारा प्रिंट करता हूँ तो ये मुझे डेटा प्रिंट करके भी दे रहा है, जो कि डेटा बिल्कुल सही है। ठीक है। तो ये मेन्यू दोबारा शो कर रहा है, तो ये बिल्कुल सही चल रहा है कोड। लेकिन इस कोड में अभी भी मसला है। मसला ये है कि हम कोड को एंड नहीं कर सकते। हम कोड में हमने चला दिया तो हम फंस गए हैं। सही है। हाँ, इस तरह एंड नहीं होगा। कोई भी फंक्शन कॉल करेंगे, ये दोबारा उसको कॉल करके दोबारा मेन्यू शो करा देगा, तो हम भी फंस चुके हैं। तो हमने क्या करना है कि एक ऑप्शन बताना है, इसको एंड करने का भी एक ऑप्शन रखना पड़ेगा हमें। हम कहते हैं सी आउट, एक ऑप्शन हम रख देते हैं फोर के नाम से, हम कहते हैं एग्जिट। फोर दबाओ और एग्जिट हो जाओ। सही है। तो अब हम फोर पे हम क्या कंडीशन लगाएंगे वो हम देख लेते हैं। हम कहते हैं एल्स इफ ऑप्शन इक्वल इक्वल टू फोर, तो हम कहते हैं कि ब्रेक। ब्रेक का कीवर्ड यूज करता करते हैं जब लूप से हमें बाहर हाँ ना हो तो हम ब्रेक यूज करते हैं। ठीक है। तो हमने जब ऑप्शन फोर होगा तो हम ब्रेक कर देंगे। ब्रेक होने का मतलब ये है कि वो इस फोर लूप से यहाँ आ जाएगा बाहर। ठीक है, बाई लूप से। तो उसको हम रन करके देख लेते हैं हमारा कोड सही चल भी रहा है नहीं चल रहा। हम फोर दबाते हैं तो ये कोड हमारा एग्जिट हो गया। ठीक है। तो दोबारा मैं इसको रन करता हूँ और हम दोबारा डेटा एंटर करते हैं। रैंडम डेटा ऐसे 1 2 3 मैं एंटर कर रहा हूँ। अच्छा, तो अब हम इसको प्रिंट करते हैं और प्रिंट करने के बाद हम इसको एग्जिट कर लेते हैं। ठीक है। तो हमारा कोड सही चल रहा है, मेन्यू हमारी बिल्कुल सही बन चुका है। ठीक है, मेन्यू हमारा बिल्कुल सही हो गया, कोड हमारा बिल्कुल सही चल रहा है। तो अब हम कोड को थोड़ा और बेहतर बनाते हैं। ठीक है। बेहतर हम कैसे बना सकते हैं? हम एक और मसला इसमें क्या आएगा, अगर हम चेक करते हैं, हम गलत ऑप्शन एंटर करते हैं। मैं एंटर करता हूँ 10,
अगर मैं 10 एंटर करूं तो ये दोबारा से मैं नहीं शो कर रहा, मुझे बता नहीं रहा कि मैंने कोई गलती की है या कुछ मेरे से गलत हो गया है। सही है, मैं 6 एंटर करता हूँ कि दोबारा से मुझे मेन्यू शो कर देगा, मुझे बताएगा नहीं कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। सही है। तो यूजर को आपने समझना है कि जो भी यूजर है ना वो बिल्कुल ही वो है, उसको कुछ पता नहीं है कि क्या कैसे काम करता है कोई भी प्रोग्राम। सही है। तो हम क्या करेंगे, उसको यूजर को बताएंगे कि आपने गलत ऑप्शन एंटर किया है, ये ऑप्शन नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे एल्स की कंडीशन लगा देंगे। जो एल्स की कंडीशन है वो तब चलेगी जब ये सारी कंडीशंस फॉल्स होंगी। ठीक है, जब ये सारी फॉल्स हो जाएंगे यानी कि कोई ऑप्शन नहीं बन रहा होगा, तो वो इसका मतलब ये है कि वो उसने ऑप्शन ही गलत डाला है। तो हम कह देंगे कि सी आउट यू हैव एंटर रॉन्ग ऑप्शन। तो अब मैं इसको रन करता हूँ। तो अब इसको मुझे बता देगा कि मैंने गलत ऑप्शन डाला है। ठीक है, 10 लिखा, उसने बोला कि यू हैव एंटर्ड रॉन्ग ऑप्शन। इस तरह मैं 5 डालता हूँ तो ये मुझे बोल देगा रॉन्ग ऑप्शन है। ठीक है, तो मैं कोड एग्जिट करता हूँ। ठीक है, तो अब हमारा कोड बिल्कुल सही चल रहा है, कोड में मसला कहीं भी नहीं है। सही है। अब हम एक और फंक्शन बनाते हैं कि हम कहते हैं कि एक ऐसा फंक्शन हो जो कि यूजर की ना ऐसे यूजर्स प्रिंट करे जिनकी सैलरी जो है ना 5,000 से ग्रेटर हो। सही है। पहले हम ना इसको मल्टीपल यूजर्स के लिए पहले हम इसको चलाते हैं। पहले मल्टीपल, अच्छा आप ना पता है कि हम कोड लिख रहे हैं एक यूजर के लिए। ठीक है, एक एम्प्लॉय के लिए कोड चलेगा ये। तो ये कोड आपको मैं दूंगा, आपने इसी कोड को चेंज करके मल्टीपल एम्प्लॉयज के लिए आपको करना पड़ेगा। ठीक है, आपको एरे बनानी पड़ेगी ऑब्जेक्ट्स की, और उसके हिसाब से आपको फंक्शन कॉल्स भी चेंज करनी पड़ेंगी। सही है, तो वो आपको खुद करना पड़ेगा ताकि आपको उससे अंडरस्टैंडिंग और बेहतर हो जाएगी कोड की। ठीक है, तो हम एक और कोड लिखते हैं जिसमें बेसिकली होगा ये कि वाइड एम्प्लॉयज विद, या मेरे को एक लिख लेते हैं सैलरी ग्रेटर देन 5,000। ठीक है, मतलब हमने एक ऐसा कोड लिखना है जिसमें वो ऐसे यूजर्स का डेटा प्रिंट करेगा जो कि जिनकी सैलरी जो है ना वो होगी 5,000 से ग्रेटर। ठीक है, तो हम प्रिंट का कोड ही उठा लेते हैं, जो प्रिंट का हमने कोड लिया हुआ है उसी को हम उठा के उसी में हम कंडीशन लगा लेंगे एक, और हमने प्रिंट का कोड ही यूज करते हैं। और इधर हम एक और कंडीशन लगाते हैं अंदर, इफ सैलरी इज ग्रेटर इक्वल टू 5,000, तो तब जो है ना ये डेटा प्रिंट करेगा, वरना नहीं प्रिंट करेगा। ठीक है, अच्छा, जो पहली कंडीशन है, पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन ये है कि पहले आईडी जो है ना -1 नहीं होनी चाहिए, कि डेटा कोई ना कोई इंटर हुआ हो यूजर का। दूसरी कंडीशन अंदर जाके ये होगी कि सैलरी 5,000 से ग्रेटर हो तभी वो प्रिंट करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक और ऑप्शन ऐड कर देते हैं, सी आउट फोर डॉट फोर डॉट, कह देंगे कि सैलरी ग्रेटर देन 5,000, यानी कि उन यूजर्स का डेटा प्रिंट कर दो जिनकी सैलरी ग्रेटर देन 5,000 होगी। अच्छा, तो हम इसका ऑप्शन एग्जिट का हम ऑप्शन 5 कर देते हैं और उसका ऑप्शन हम 4 रखते हैं। तो 4 पे हमने एग्जिट करना था तो हम 5 कर देते हैं, इसको चेंज कर देते हैं, और 4 पे हम एल से लगाते हैं, एल सेफ ऑप्शन इक्वल इक्वल टू 4। तो वो कॉल कर लेगा ऑब्जेक्ट डॉट सैलरी ग्रेटर देन 5,000। अब मैं इसको अगर रन करता हूँ तो पहले हम डेटा इंटर करेंगे सबसे पहले, और डेटा हम इंटर कर लेते हैं कुछ भी, और उसके बाद डेजिग्नेशन में इंटर कर लेता हूँ। तो मैं शुरू में सैलरी रख देता हूँ 100 रुपये। ठीक है, तो अब मैं प्रिंट करता हूँ सैलरी ग्रेटर देन 5,000 का प्रिंट करता हूँ, तो इसने मुझे कुछ प्रिंट नहीं किया। ठीक है, क्योंकि सैलरी 5,000 ग्रेटर है ही नहीं। तो मैं अभी अपडेट करता हूँ डेटा, और सैलरी को मैं जो हूँ ना 5,000 से ग्रेटर कर देता हूँ, या 5,000 ही कर देता हूँ। सही है, अब ये जो है ना अगर मैं सैलरी ग्रेटर देन 5,000 का फंक्शन कॉल करता हूँ तो ये अब मुझे सैलरी प्रिंट कर देगा। ठीक है, ये इसने मुझे डेटा प्रिंट कर दी। सही है, क्योंकि सैलरी मेरी 5,000 हो चुकी है, इस वजह से मुझे प्रिंट करके दी है। ठीक है, तो ये एक तरह का फंक्शन है कि डेटा आपने कैसे चेंज कर मैनिपुलेट यूज करना है अपने किसी भी कोड लिखने की। ठीक है, इस तरह डिफरेंट क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पास के आप ऐसे एम्प्लॉयज का नाम, ऐसे एम्प्लॉयज बता दो कि जिनकी डेजिग्नेशन ये है, जैसे जिसकी डेजिग्नेशन जो है ना मैनेजर की है, तो उन एम्प्लॉयज का डेटा प्रिंट कर दो, तो उसमें कंडीशन चेंज हो जाती है। ठीक है,
तो जैसे कंडीशन आप 5000 की आपने लगाई, इसमें आप लगा दोगे कि जिसकी डेजिग्नेशन जो है ना इक्वल टू है मैनेजर, तो उसका डेटा प्रिंट कर दो। इसी तरह डिफरेंट लॉजिक्स बनेंगे। लॉजिक सिंपल होती है, कोई इतना मसला नहीं होता, सही है। मेन मसला आपका सिंटेक्स में आता है कि आपने जो क्लास बनाई है वो तो बनाई भी सही है, नहीं बनाई, कोई सिंटेक्स एरर तो नहीं आ रहा है, ठीक है। मेन मसला इसमें कोड में ये होता है, सिंटेक्स एरर बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये लॉजिक इतनी खास इसमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको यूज। अच्छा, तो ये तो हो गया हमारा एक फंक्शन, ठीक है। अब हम एक और फंक्शन हम अपना यूज करते हैं, डिस्ट्रक्टर, ठीक है। डिस्ट्रक्टर हम कैसे लिखते हैं? सही। अच्छा, जो अभी अभी तक हमने कोड लिखा वो आपको समझ आ गया, इसमें कोई मसला तो नहीं है? इसके बाद हम डिस्ट्रक्टर पे मूव ऑन करते हैं कि डिस्ट्रक्टर हम कैसे यूज करते हैं। सही है, चलो। अच्छा, तो डिस्ट्रक्टर ऐसा फंक्शन होता है जो कि एंड पे कॉल होता है। हाँ, मैं एंड पे जब कोड हो जाएगा ना साथ, तो मैं फिर ना कोड आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, तो डिस्ट्रक्टर ऐसा फंक्शन होता है जो कि एंड पे कॉल होता है। जैसा कंस्ट्रक्टर होता है ना, हमारा कंस्ट्रक्टर शुरू में कॉल होता है, इसी तरह डिस्ट्रक्टर जो है ना वो एंड पे कॉल होता है। जैसे स्कोप खत्म होगा, स्कोप क्या है? इस ऑब्जेक्ट का स्कोप यहाँ तक है, कि इस जगह तक, इस रिटर्न जीरो तक स्कोप है इसका। जैसे रिटर्न जीरो कॉल होगा, इस ऑब्जेक्ट का स्कोप खत्म हो जाएगा, यानी कि इस ऑब्जेक्ट को स्टैक से डिलीट किया जाएगा, कंपाइलर डिलीट कर देगा, ठीक है। क्योंकि इसका स्कोप खत्म हो गया, यानी कि फंक्शन यहाँ पे खत्म हुआ, तो इसका ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये डिलीट हो जाएगा स्टैक से। जब ऑब्जेक्ट स्टैक से डिलीट होगा ना, तो यहाँ पे जो है ना इसका डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। डिस्ट्रक्टर हम बनाते कैसे हैं? डिस्ट्रक्टर हम ऐसे बनाते हैं कि हम यहाँ पे पहले साइन डालते हैं टिल्डा का, सही है, टिल्डा बोलते हैं इसको। इसका साइन होता है ये साइन होता है, उसके बाद क्लास का नाम आता है, और ये हमारा डिस्ट्रक्टर बन गया, सही है। इस डिस्ट्रक्टर में आप वो काम करते हो जो काम आपको एक कोड एंड करने के लिए करने पड़ेंगे। अभी जो हमारा कोड है ना, इसमें हमें डिस्ट्रक्टर की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई काम ही नहीं है, कि कोई मेमोरी नहीं है जो हमें डिलीट करनी हो, सही है। तो हमें यहाँ पे हम यहाँ पे एक और काम कर लेते हैं। यहाँ पे डिस्ट्रक्टर को यूज करने के लिए हम यूज करते हैं सी आउट इन डिस्ट्रक्टर। तो हम इन डिस्ट्रक्टर में हम कह देते हैं कि इन डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर हम यूज इसलिए करते हैं कि जब भी अब कोई मेमोरी यूजर हम यूजर को डायनेमिक मेमोरी क्रिएट करके देते हैं, तो यूजर उसको डिलीट नहीं करेगा डायनेमिक मेमोरी को, ठीक है। और हमें पता नहीं कि यूजर ने कब डिलीट करनी है, ठीक है। तो इसलिए हम यूजर को हम फंक्शन भी बना के नहीं दे सकते कि डिलीट करने का, क्योंकि हो सकता है यूजर गलत जगह पे डिलीट कर दे डायनेमिक मेमोरी, और उससे कोड क्रैश कर जाए। तो ये काम हम यूजर के हाथ में नहीं दे सकते कि वो मेमोरी कब डिलीट करे। तो इसलिए हम कहते हैं कि जब डिस्ट्रक्टर कॉल हो, जब कोड एक ऑब्जेक्ट डिलीट हो रहा हो स्टैक से, तब वो डिस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल हो, और वो डिस्ट्रक्टर फंक्शन सारी मेमोरी जो भी हमने यूज एलोकेट की है डायनेमिक, वो आके सबको बारी बारी डिलीट कर दे। तो ये काम होता है, ये काम अभी हम देखेंगे वो कैसे करता है। फिलहाल मैं आपको डिस्ट्रक्टर का यूज बताता हूँ, डिस्ट्रक्टर कॉल कब होता है। तो मैं इंटर डेटा करता हूँ, तो यहाँ पे मैं कोई भी रैंडम डेटा इंटर कर देता हूँ। अब हम क्या करते हैं, कोड एंड करते हैं। जब हम कोड एंड करेंगे ना, तो डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखो, जब हम जैसे हमने कोड एंड किया, तो कोड एंड होने से पहले उसने क्या किया, इन डिस्ट्रक्टर प्रिंट किया, यानी कि वो डिस्ट्रक्टर के फंक्शन में गया, सही है। इधर वो आया है, उसने यहाँ पे आके सी आउट कर दिया कि मैं डिस्ट्रक्टर में हूँ, सही है अभी। तो ये डिस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल हुआ जब भी कोड हमारा एंड हुआ, सही है। तो हम इसको यूज कैसे कर सकते हैं कोड में? हाँ, डिस्ट्रक्टर हम यूज इसलिए करते हैं क्योंकि जब ना हम इसमें डायनेमिक मेमोरी यूजर को देंगे ना, एलोकेट करेंगे, तो यूजर डायनेमिक मेमोरी को डिलीट नहीं करेगा खुद से। जरूरी नहीं यूजर डिलीट करे, ठीक है, खुद से। या हम दूसरा काम ये कर सकते हैं, हम एक फंक्शन बना दें जिसमें हम डिलीट करें जितनी भी डायनेमिक मेमोरी, और यूजर उस फंक्शन को कॉल करे जब वो प्रोग्राम एंड कर रहा हो। तो हम इसमें यूजर पे हम छोड़ नहीं सकते कि यूजर मेमोरी डिलीट करेगा भी या नहीं करेगा, सही, वो फंक्शन कॉल ही ना करे, या वो फंक्शन गलत टाइम पे कॉल कर दे और सारा डेटा हमारा डिलीट हो जाए। हम ये भी नहीं चाहते कि यूजर गलत टाइम पे फंक्शन कॉल करे डिलीट का। तो डिलीट का फंक्शन बनाने के बजाय हम एक डिस्ट्रक्टर का फंक्शन बना देते हैं, और डिस्ट्रक्टर फंक्शन तब कॉल होता है जब एक ऑब्जेक्ट डिलीट हो रहा हो स्टैक से, सही है। और जब ऑब्जेक्ट डिलीट हो रहा होगा, तो वो पहले हमारा डिस्ट्रक्टर का फंक्शन आएगा, और वो पहले डिस्ट्रक्टर का फंक्शन सारी मेमोरी डिलीट करेगा जितनी भी हमने एलोकेट की होगी, और मेमोरी डिलीट करने के बाद वो प्रोग्राम एंड होगा, ठीक है, या फिर ऑब्जेक्ट डिलीट होगा, सही है। तो डिस्ट्रक्टर का ये काम होता है कि वो मेमोरी आगे हमारी डिलीट करता है जो हमने एलोकेट की होती है। अच्छा, तो अब हम देखते हैं कि डिस्ट्रक्टर को हम यूज कैसे कर सकते हैं अपने कोड में। तो डिस्ट्रक्टर को हम यूज करते हैं
अच्छा यार, मैं ना मीटिंग को एंड करता हूँ फिलहाल, क्योंकि 40 मिनट की मीटिंग और 40 मिनट पूरे हो रहे हैं। और मैं मीटिंग एंड करता हूँ, नई मीटिंग क्रिएट करता हूँ, और उस मीटिंग में आप लोगों को जो है ना मैं बुलाता हूँ दोबारा से, ठीक है। लेकिन मैं कोड आपको सारा भेज दूँ पहले।